हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखने वाले हैं। एडुटेरिया का जो 4 सेट पूरा हो गया है, आज हम लोग 5वां सेट देखने वाले हैं, जो सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, दरोगा में ये मत सोचिएगा लोग कि ये हम दरोगा वाले लोग भी कि हम नहीं देखें, क्योंकि इसमें केवल हम जीके जीएस और करंट का ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसमें रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम सही तरीका से बना रहे हैं ये नहीं या नहीं, आप लोग को कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो को। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को शुरू करने वाले हैं, और इसमें रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, पहले भी आप लोग को हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं वो फर्स्ट में जो इंग्लिश और रीजनिंग दे दिया है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करने वाले हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। 49 का इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तरल की ऊंचाई पे जो है पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। देखिए, सीमांत वेग जो निर्भर करता है वो वस्तु की त्रिज्या पर करता है, वस्तु के घनत्व पर करता है, तरल के घनत्व पर करता है और सायांता गुणांक पर करता है। लेकिन सीमांत वेग ये जो है ये तरल की ऊंचाई पर ये निर्भर नहीं करता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुदैर्घ्य तरंगे निम्न में से किस से होकर नहीं गुजरती है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो किससे होकर नहीं गुजर सकती है। इसको हम लोग देखते हैं। 50 का इसका सही आंसर ऑप्शन डी निर्वात हो जाएगा। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग जो है जब किसी माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग की अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे वायु से उत्पन्न तरंग, ध्वनि तरंग, द्रव के भीतर उत्पन्न तरंग इत्यादि, ये सभी अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कह रहा है एक अवतल जो दर्पण है उस दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर बनता है। देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब समान आकार का ही होता है तथा यह उल्टा एवं वास्तविक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसमें से कौन है जो एक प्रस्रव्य ध्वनि है। तो इसकी 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। देखिए, जो पराश्रव्य ध्वनि है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिलाई, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है उसी को चूज करना है। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत आकर्षण का नियम जो है ओम, ये सही नहीं है। देखिए, 53 का जो है ये विद्युत आकर्षण का जो नियम है वो कूलॉम से संबंधित है, और विद्युत जो प्रतिरोध का नियम है वो ओम से संबंधित है, और विद्युत उष्मा प्रभाव का जो नियम है वो जूल से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर जो 54 है, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है। कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी, केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर। आइए क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम ससंजक बल कहते हैं। देखिए, विपरीत अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, जबकि एक समान पदार्थ
के अणुओं के बीच काम करने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान बहुत अधिक होता है, जिससे उनके अणु दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। फलस्वरूप उनका आकार निश्चित होता है। द्रवों में ससंजक बल का मान बहुत कम होता है। फलस्वरूप द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, जिसके कारण उनमें विसरण गुण पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? डॉपलर जो प्रभाव है किसके लिए लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी, सापेक्ष गति के लिए। देखिए, जो डॉपलर प्रभाव है वो सापेक्ष गति के लिए लागू होता है। जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती या घटती प्रतीत होती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव प्रकाश, जल तरंग और ध्वनि तरंग आदि में घटित होता है, लेकिन हम ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव को आसानी से महसूस कर लेते हैं। देखिए, जैसे रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आते हैं तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी अर्थात अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर हो जाने लगता है तो ध्वनि मोटी अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। यही है सापेक्ष गति के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर जो 57 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, टेनिस संघ का नया अध्यक्ष। तो 57 का सही आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, अनिल जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? जो संसद है वो किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गुजरात। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है, जो गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और यह एक बहुविद्या विश्वविद्यालय होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, अनिल बैजल के इस्तीफा के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल बैजल के इस्तीफा के बाद जो हमारा दिल्ली का नया जो उपराज्यपाल है उनका नाम विनय कुमार सक्सेना है। देखिए, ये इसके पूर्व अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे, अब विनय कुमार सक्सेना हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो 60 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, स्कॉटलैंड। देखिए, स्कॉटलैंड की संसद ने 24 नवंबर 2020 को एक अधिनियम पारित कर कहा कि देश की सभी महिलाओं के लिए ओम्पोन एवं सैनिटरी प्रोडक्ट्स की निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? स्वनिधि योजना जो है वो किस समाज को ऋण प्रदान करने के लिए की गई है? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता को। भारत सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता के लिए इस योजना की शुरुआत इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपया ऋण स्वरूप प्रदान किए जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ एक समझौता किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? RCEP समझौता में कौन देश शामिल नहीं है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन बी हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं है। भारत इस समझौते के वार्ताकार के रूप में शुरू में शामिल रहा था, किंतु अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत के इसमें शामिल होने से पिछले वर्ष ही इनकार कर दिया था। इसमें आसियान के कुल सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बन गया है? तो 63 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडोरा। अंडोरा इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे। क्वेश्चन नंबर जो 64 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय थीम क्या है? तो देखिए 2022 का विषय थीम क्या है। विषय थीम को एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसके पहले जल का जो है, जल दिवस का जो विषय थीम क्या था उसको भी बताए हैं हम। अब आज जैव विविधता दिवस का थीम क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 101वां देश है हमारा भारत। 2021 के अनुसार भारत का स्थान 116 देशों में 101वां है। 2020 में भारत 107 देशों में 94वां स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? वन 2021 रिपोर्ट के अनुसार जो है ये 66 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैमूर। ये बिहार का पूछ रहा है, कैमूर हो जाएगा डी इसका सही आंसर। देखिए वन रिपोर्ट 2021 अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वृद्धि कैमूर, जिसमें 31.56% इसमें वृद्धि हुआ है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः जमुई 21.34% तथा नवादा जो है वो 20.72% पे है। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर जो 67 कह रहा है, देखिए इसमें हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है? हाल ही में वो कौन सा देश है जो एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है? तो 67 का जो हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान एससीओ का 9वां सदस्य देश बना। इससे पूर्व एससीओ के सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान थे। एससीओ की स्थापना सन 2001 में की गई थी। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो 68 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, साइमन कुजनेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कुजनेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? कृषि उत्पादों से संबंधित, तो 70 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पाद बाजार समिति एपीएमसी के माध्यम से विभिन्न राज्यों को किसानों द्वारा काटी गई फसल को बिक्री के लिए मंडी एवं उचित मूल्य दिलाने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है? कंडक्टिंग टिश्यू, ये इसमें से कौन ऐसा ऊतक है जिसे कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है? तो 71 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जाइलम ऊतक सही आंसर हो जाएगा। देखिए जाइलम यह ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कुछ मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरोकाइमा कहते हैं। मृदुतक जो है यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशाद्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर जो 72 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कह रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है। ए में है उत्परिवर्तन, यानी कि इसका सिद्धांत जो है डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था, ये पूछ रहा है क्या यह सही है। और बी में है विकास का सिद्धांत डार्विन। सी में है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम। और डी में है इनमें से सभी। तो हमारा इनमें से सभी ये सुमेलित है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 73 है वो कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? इसमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है? तो 73 का देखिए हमारा
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? शरीर का कौन ऐसा भाग है जो यूरिया अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। देखिए, अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यानी कि लीवर यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजीन का निर्माण एवं संचय करता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो 75 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, कोई नहीं। ये इसका कोई काम नहीं है। देखिए, शरीर में अपेंडिक्स नामक एक अंदरूनी अंग होता है। अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच तक होती है। बड़ी आंत में जहाँ पर मल बनता है वहाँ पर ये आंत से जुड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है, यह एक अवशेषीय अंग के रूप में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 कि यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए भी है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? इसमें कह रहा है यदि माता का जो रक्त है वह ओ है तथा पिता का जो रक्त है वह ए भी है तो संतान होने वाला जो है उसका रक्त कौन सा हो जाएगा? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन इसमें ए दिया हुआ है, ए और बी, इसमें ए इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस रोग के विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसमें कौन ऐसा रोग है इसके लिए बिडाल परीक्षण का प्रयोग होता है? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमक है जिससे तेज बुखार, दस्त और उल्टी आदि जैसी समस्याएं पैदा होती है। टाइफाइड का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है। टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। मूल रोम द्वारा, जो पेड़ पौधा है उसके मूल रोम द्वारा जो जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किए जाते हैं वो क्या कहलाती है? तो 78 का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, परासरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पादपों में मूल रोम जो द्वारा जल तथा खनिज लवण परासरण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मध्यपट, डायफ्राम के कारण इसका सही आंसर। देखिए, इसमें है पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ में मध्यपट यानी कि डायफ्राम उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में डायफ्राम के स्थान पर वायु कोष पाए जाते हैं। पक्षियों में वायु कोष पाए जाने से पक्षियों के शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है, जिससे उसको उड़ने में आसानी होती है। आइए क्वेश्चन हम लोग 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। इसमें से कौन ऐसा रासायनिक तत्व है जो हमारे दांतों में और अस्थियों में मौजूद रहता है? तो 80 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है? समन्यूट्रॉनिक, देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक हम कहते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो 82 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट में कुछ और देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम का जो क्रायोलाइट हो गया, बॉक्साइड हो गया, कोर्डम हो गया, डायस्पोर आदि एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? इसमें से किसके कारण जो है पीता का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो 83 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण
ये हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो भारी जल का जो अणु भार है वो ऑप्शन बी 20 होता है, जबकि साधारण जल का जो अणु भार है वो 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन ए नीलथ होता। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीलथ होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा तथा सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? कौन सा इसमें विस्फोटक नहीं है? तो 86 का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प विस्फोटक पदार्थ है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो 87 का सही आंसर ऑप्शन हमारा डी लैक्टिक अम्ल के कारण ये हमारा दूध खुले में रखने से खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका इसका सही। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद क्रमशः अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर 89 का ऑप्शन बी वलित पर्वत। सबसे अधिक ऊंची चोटियां जो है उन वलित पर्वत में पाई जाती हैं। देखिए, हमारा जो हिमालय है, आल्प्स है, यूराल है, रॉकीज है, एंडीज है, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और जो संचित पर्वत है, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत को हम संचित पर्वत कहते हैं। और जो ब्लॉक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में जो है ब्लैक फॉरेस्ट, वो एक ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। और जो अवशिष्ट पर्वत है, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा जो 2637 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर जो 92 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? हमारा भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। इसमें लगभग 95% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत की सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 93 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। देखिए, केरल जो है इसमें लगभग 76% जो है यहाँ रबड़ का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन डी तेल। देखिए, कोयना नदी, भीमा नदी, पंचगंगा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, सभी ये जो है कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि ये जो तेल है वो महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? सबसे, ये कहने का मतलब है इसमें से कौन ऐसा वन है जो भारत में सर्वाधिक माने बहुत अधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा।
उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला वन है। इसे वन मानसूनी वन भी कहा जाता है। इस वन में मुख्यतः साल, शीशम, चंदन, सागौन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स का ये कथन है। ये जो उनका मानना है कि देखिए, ये आइवर जेनिंग्स का ये कथन है, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 97 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? भारतीय प्रस्तावना में जो समाजवादी जो शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 97 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो 98 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर का सहमति दे देता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष जो है उसका संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल जो है संविधान के अनुच्छेद 154 के क के तहत राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराता है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 है, भारत की राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का जो हमारा राष्ट्रपति पद है जो सर्वोच्च है, उसके पद को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संसद द्वारा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो इनमें है वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 और वैध मतों का 1/6। तो 101 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से डी हो जाएगा, वैध मतों का 1/6। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 पे। क्वेश्चन नंबर 102 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? 102 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, क्वेश्चन नंबर 103, राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 103 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 170 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 जो है ये देखिए मैथ यहाँ से शुरू हो गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 104 को छोड़ते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। 129 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। भारत का प्रथम आणविक जो केंद्र है वे तारापुर, और भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि, और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है वो पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 130 है, क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो 130 का सही आंसर ऑप्शन ए, बांग्लादेश हो जाएगा। फ्रांस का जो है वो लिली है, जापान का गुलदाउदी है, और भारत का अशोक स्तंभ है। आइए क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत के राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो 131 का सही आंसर ऑप्शन ए, बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जबकि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु
हाथी है तथा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 132 पे। क्वेश्चन नंबर 132 है, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल के संसद को हम किस नाम से जानते हैं? 132 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत के नाम से हम नेपाल की पंचायत को जानते हैं। नेशनल असेंबली जो है वो फ्रांस की पंचायत को, जो नेशनल असेंबली है वो फ्रांस के संसद को कहते हैं, और फेडरल असेंबली जो स्विट्जरलैंड के संसद को बोलते हैं, और जातीय संसद बांग्लादेश के संसद को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 133 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका उद्देश्य जो सामरिकों को स्थिति में सुधार एवं उसके जीवन स्तर को उन्नत करना है। क्वेश्चन नंबर 134 है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? ए में है जैविक संगठन, बी में है अजैविक संगठन, सी में है ऊर्जा संगठन, और डी में इनमें से सभी। तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी से ये पर्यावरण बनता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 135 पे। क्वेश्चन नंबर 135 है, यूपीए का पूर्ण रूप क्या है? यूपीए का पूर्ण रूप। तो 135 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ की गई? तो 136 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, इको मार्क। इसका पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादनों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा इको मार्क आरंभ किया गया था। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 137 है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो 137 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्र। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल का 97% भाग समुद्री जल होता है। यह पृथ्वी के लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 139 का सही आंसर ऑप्शन सी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों में सहायक संधि का प्रयोग किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले जो राज्य हैं, देखिए, पहला हैदराबाद जो 1798, और जो मैसूर था वो 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802, बरार और भोसले 1803, जबकि सिंधिया 1804 में सहायक संधि किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 140। क्वेश्चन 140 कहता है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो 140 का सही आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी क्षेत्र। देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में प्रचलित था, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंटी प्रमुख थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1793 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंटी के 12 जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत कंपनी तथा रैयतों यानी कि किसान के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। यह व्यवस्था कुल भूभाग का लगभग 51% भाग पर लागू किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 141।
141 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो 141 का सही आंसर ऑप्शन बी अवध। अवध इसका 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक अवध से था। ऐसा माना जाता है कि अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से 75,000 सैनिकों ने भाग लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 142। 142 है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक 142 का सही आंसर ऑप्शन बी शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 143। क्वेश्चन नंबर 143। 143 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? किसने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसको किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो 143 का सही आंसर ऑप्शन हमारा सी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था वेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। क्वेश्चन नंबर 144 है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो 144 का सही आंसर ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। यहाँ से हमारा जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 145। 145 है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? 145 का सही आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। देखिए जो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो 146 का सही आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इसमें राणा प्रताप पराजित हुए। इस युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। क्वेश्चन नंबर 148 है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो 148 का सही आंसर ऑप्शन ए अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 149 है, नचिकेता क्वेश्चन नंबर 149 नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 149 का सही आंसर ऑप्शन बी कठोपनिषद। नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है संवाद कठोर उपनिषद में है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 150 और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 150 जो है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ 150 का सही आंसर ऑप्शन ए पूर्व आर्यकाल हो जाएगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूरे आर्यकाल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति के साथ अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियां हैं। देखिए ये हमारा 150 क्वेश्चन पूरा हुआ। इस तरह आज हम लोग पांचवा सेट भी पूरा कर चुके। ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो हमारे में गलती दिख रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आगे से ऐसा गलती ना करें और अपने अच्छा से सुधार करके अच्छा से आपको कंटेंट दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।